नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 22वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 22वां भाग। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमानाथ को किस बंगले में रखा गया है और इसका पता जालपा ने लगा लिया है। अब वो उसी से मिलने के लिए व्याकुल है। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दिन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दिन वहां क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दिन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कैसे मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दिन से एक बात तो कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वह जालपा ही थी। इसमें अब उसे कोई सुबह न था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की भी सुधि न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल गया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भौंक पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हों। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए गए हैं। रमा ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई है या कोई और भी साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट भी बात करने नहीं दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा उस समय, और कर ही क्या सकता था। मगर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। तब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है? लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो ही सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे दे देता। फिर मैं देखता कि जालपा को नहीं आने देता है कौन। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, अब तो मेरी पूरी परीक्षा हो चुकी। शायद सब लोग खुशी राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही छल्ला गया। इन दोनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइया ने डरते डरते कहा,
हुजूर इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं आपको। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूं? मत बको हुजूर, मत बको। डैम इट। रसोइया ने फिर कुछ न कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है मुझे? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने गिलास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी कैसे यहां से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है? यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा, वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है? वह ज्यों ज्यों पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपककर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार, जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दरोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अभी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो। यही न होगा, मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। बला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी, और यह कुछ न सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं हो कि मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है, सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी। मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमे क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा, इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दे और वहां पड़ा सड़ा करूं। लूंगा इंस्पेक्टरी और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दरोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी। मानो वह कोई दैवी शक्ति हो, जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी
और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर लिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जालपा बगीचे में हो। देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे गांध जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस बार जा सकता था न उस बार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोचे लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसने उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटीक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा। समझ गया जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दिन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था। बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ, पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी दिन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवी दिन को डराना चाहता था। देवी दिन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ बोले, तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवी दिन बोले, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? रमानाथ बोले, कुछ नहीं, 1-2 खरोच लग गए हैं, मैं बहुत बचा कर निकला। देवी दिन बोले, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमानाथ बोले, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दिन बोले, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाए हुए थी। रमानाथ बोले, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दिन बोले, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा था भैया। वह जब आई तो मुझे अपने आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने प्रयागराज से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खींचा कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई और बहुत बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दिन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है? बहू से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवी दिन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवी दिन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी दिन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूंगा बहू से ही कहूंगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दिन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो हूँ।
कहता है बड़ी दूर से आया हूं। है कहाँ? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेपता हुआ, डरता हुआ जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दिन वहां न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने न दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करोड़ शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असुझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखने की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा। दिल पर जो कुछ गुजरती थी, दिल ही जानता है। लेकिन लिखने का भी तो मुंह नहीं। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था, जब तक खूब रुपए ना कमा लूंगा, एक शब्द भी ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह। गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करही सब प्रीति। रमा ने झिपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा तुमसे ही डर लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा और कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी और कितनी लोभीन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान तैयार कर रही होती है। अगर मुझे तुमने इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न जाऊंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं उब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों है। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूं।
एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर? डर न हो, झेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही, उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है अब। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रहे थे आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है, वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 22वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।